हेलो दोस्तों, द हाउंटन टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त दीप। और अब वक्त है डरने का। दोस्तों, आज मैं आपको डराने के लिए फिर से लेकर आया हूं बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और डरिए मेरे साथ यानी दीप के साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसा करने से होगा ये, आगे हम जब भी अपने चैनल पर कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 12 बज चुके थे। तनु इलाहाबाद से कानपुर पहुंचा रोडवेज़ की बस से। उसके बस से उतरते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसके बैग को थामते हुए बोला, कहाँ चलेंगे बाबूजी? मैं रिक्शे वाला दूसरे हाथ से रिक्शे की ओर इशारा करते हुए बोला। उसकी आवाज़ से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिसंबर की ठंड और भूख ने उसके गले को बैठा दिया हो। तभी तो वो भागता हुआ पहुंचा था अपनी सवारी के पास। तनु ने उसे देखते हुए कहा, बड़ी हवेली चमनगंज जाना है। कितने लोगे? इस कड़ाके की ठंड में केवल 4 रिक्शे वाले ही और 2 तांगे वाले ही दिख रहे थे और हर जगह कोहरे ने चादर चढ़ा रखी थी। रिक्शे वाले ने कहा, 10 रुपये दे दीजिएगा, ठंड भी तो बहुत है। तनु ने रिक्शे की तरफ चलते हुए कहा, ठीक है चलो। रिक्शे पर सवार होते ही तनु ने अपने जैकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट उसमें से निकालकर पैकेट वापस जैकेट में रख लिया। उसी जेब से लाइटर निकाला और सिगरेट जलाई। एक लंबा कच लगाकर अंदर खींचा और राहत की सांस के साथ सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ा। उसका चेहरा तनाव रहित लग रहा था। उसने रिक्शे वाले से पूछा, रात भर रिक्शा चलाते हो क्या? परिवार नहीं है क्या तुम्हारा शहर में? रिक्शे वाले ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, 2 बजे तक चलाएंगे और फिर कमरे पर जाकर आराम करेंगे। सुबह 9 बजे से इलेगन मेल में काम करते हैं, यहीं पास के गांव के हैं, इसलिए परिवार नहीं रखा है शहर में। अरे वाह, तुम तो काफ़ी मेहनती मालूम पड़ते हो। कितना पढ़े लिखे हो? तनु ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैट्रिक पास हूँ बाबूजी, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। सिगरेट का आखिरी कच खत्म होते ही चमनगंज पहुंच गया था तनु। रिक्शे वाले ने हवेली के पास रिक्शा रोकते ही कहा, लीजिए पहुंच गए बाबूजी बड़ी हवेली। तनु ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें से 10 रुपये का नोट रिक्शे वाले को दे दिया। फिर बटुआ जेब में रखते ही बैग को कंधे पर टांग लिया और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली के गेट पर चौकीदार बैठा था। उसे तनु के आने की खबर शायद पहले से ही थी, इसलिए तो उसने नाम सुनते ही गेट खोल दिया। तनु हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। चौकीदार ने उसके हाथ से बैग लेकर अपने कंधे पर टांग लिया था और दूसरे हाथ में लालटेन थाम रखी थी। दरवाजे पर पहुंचते उसने कुंडा खड़काया। कुछ देर में दरवाजे को एक 18 साल की सुंदर लड़की ने खोला। उसने तनु की ओर देखते ही एक नादान सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर झलकाई। तनु भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम शहनाज हो ना, डॉक्टर अंकल की बेटी? कितनी बड़ी हो गई हो? शहनाज ने उसे उसकी अम्मी के कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए कहा। आप भी तो कितने खूबसूरत हो गए हैं। अब आंटी को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे पापा ने रुकने को कहा है, लेकिन अब आप भी आ गए हैं तो एक से भले दो। उसने तनु की अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला। उसकी अम्मी रजाई के अंदर लिपटी पड़ी थी। उन्हें अल्जाइमर नाम का दिमागी रोग हुआ था। उनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी, इसलिए तनु को तुरंत बुलाया गया था। तनवीर नवाबों के परिवार से ताल्लुक़ रखता था और पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया गया था। उसके वालिद के गुजरने से पहले सब कुछ उसके नाम पहले ही कर दिया था, क्योंकि वो अपनी बेगम की तबीयत के बारे में जानते थे। यूँ तो तनवीर की अम्मी लखनऊ की हवेली में रहा करती थी,
लेकिन अपने शौहर के गुजरने के बाद कानपुर की बड़ी हवेली में रहने लगी थी। तनु ने शहनाज से अपनी अम्मी की सारी जानकारी ली। क्योंकि वो सो रही थी इसलिए उसने जगाना सही नहीं समझा। शहनाज ने तनु को उसके कमरे की ओर ले जाते हुए कहा, तुम इस हवेली में पहली बार आए हो ना, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, नीचे बेसमेंट में कभी मत जाना। सब कहते हैं उसमें एक रूह रहती है। तुम्हारी अम्मी को भी यहाँ नहीं जाना चाहिए था। यहाँ आते ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तुम भी ना बच्चों जैसी बातें करती हो शहनाज। आज के ज़माने में कहीं कोई मानेगा इन बातों को। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कितनी बार पकड़ा उस रूह ने? तनु ने मुस्कुराते हुए पूछा। मजाल है मेरे सामने कोई रूह आ जाए। मेरे गले में पीर बाबा का तावीज़ है, तुम्हारे लिए भी ला दूंगी, शहनाज ने इतराते हुए कहा। उसने एक कमरे के दरवाजे के सामने रुकते ही कहा, लीजिए हजूर, आपका कमरा आ गया। तनु ने दरवाज़ा खोला और अंदर बिस्तर की ओर बढ़ा। वो काफ़ी थक चुका था। उसने तुरंत ही खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। शहनाज ने उसकी ये हरकत देखी और लालटेन को टेबल पर रख दिया, जो बिस्तर के पास ही था। फिर तनु की ओर देखते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम भी आराम से सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तनु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गुड नाइट। शहनाज ने भी उसका जवाब गुड नाइट में बोल कर दिया। तनु को रात में प्यास लगी, उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 3 बज चुके थे। वो बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। इतने में एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो आवाज़ शायद बेसमेंट से आ रही थी। आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने हाथों से दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो। तनवीर के कदम रुके नहीं। वो सीधा बेसमेंट की ओर लपका और दरवाजे के सामने खड़े होकर आश्चर्य के स्वर में पूछा, कौन है? कौन है अंदर? तनु ने अपने कान दरवाजे पर रख दिए ताकि सुन सके अंदर से कोई आवाज़ आती है या नहीं। लेकिन इतने में 2 भयानक हाथ दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर निकलकर तनु को गर्दन सहित पकड़ लेते हैं। तनु अपनी आंखों को बंद करके ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। अब आंखें खोली तो देखा सुबह हो चुकी थी। सूरज सिर पर आ चुका था और चिड़ियों की आवाज़ों से सारा वातावरण उत्साहित हो रहा था। अगली सुबह तनु अपने बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के बाद सीधा डाइनिंग टेबल पर जा पहुंचा। शहनाज पहले से ही वहां मौजूद थी और जूस पी रही थी। तनु ने उससे पूछा, अच्छा कल जो तुम बेसमेंट वाली रूह के बारे में बता रही थी शहनाज, उसका और भी कोई चश्मदीद गवाह है जहाँ ये तुम्हारे ही दिमाग की उपज है? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ जो अपने से भूत आया चिल्लाऊंगी? सिर्फ मैं ही नहीं, और भी गवाह हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने उस रूह को देखा है। शहनाज ने काफ़ी आत्मनिर्भरता से जवाब दिया, तो ठीक है, आज इस रहस्य को और भी नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा। पहले ज़रा नाश्ता करके अम्मी से मुलाकात कर लूँ, फिर हम दोनों मिलकर इस मसले की तह तक पहुँचेंगे। तनु ने काफ़ी उत्साहित होकर कहा, निहारिका, ओ निहारिका, ज़रा नवाब साहब के लिए नाश्ता लगाना। शहनाज ने पुकारते ही तनु की तरफ देखकर आंख मार दी। तनु भी अपनी मुस्कान ना रोक पाया और वो उस शख्स को देखने के लिए उत्साहित था जिसका शहनाज ने नाम पुकारा था। निहारिका, वो नाम सुनते ही लगता था जैसे किसी अप्सरा का नाम होगा। तनु ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद एक हसीन युवती नाश्ता लेकर अंदर से आई। उसे देखते ही तनु के होश फाख्ता हो गए। वो बला की खूबसूरत थी। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वो घर की नौकरानी है। कटीले नैन नक्श, गोरा रंग, लंबा कद और गदराया बदन, उसे देखते ही कोई भी लड़का उसका दीवाना बन जाता। निहारिका ने नाश्ते की प्लेट तनु के सामने रख दी और साथ ही टेबल पर गोभी, आलू, मूली, मेथी आदि तरह के पराठे थे। तनु ने बटर नाइफ से थोड़ा बटर निकालकर प्लेट में डाला और सोचने लगा कौन सा पराठा पहले खाऊं। इतने में शहनाज बोली, ये गोभी वाला पहले खाओ। उसने एक गोभी का पराठा उसकी प्लेट में डाल दिया।
तनु ने खाना शुरू किया। वाह क्या बात है, ऐसा गोभी का पराठा मैंने आज तक नहीं खाया। तनु ने पराठा मुंह में डालते ही कहा, अच्छा है ना, इस हवेली में काम करने वाले रसोइये बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, शहनाज ने तुरंत ही कहा। और कुछ चाहिए नवाब साहब को? निहारिका ने तनु की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। तनु ने भी मुस्कुराते हुए नहीं के इशारे में गर्दन हिला दी। निहारिका समझ गई और अपना काम करने वापस जाने लगी। तनु ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और टेबल से सीधा उठकर शहनाज के साथ अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में पहुंचते ही देखा अम्मी एक लटछत को देख रही थी। उसने अम्मी को देखकर पूछा, अम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने 3-4 बार पूछा लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। इतने में ही शहनाज बोली, मैंने सवेरे का डोज दे दिया है, जैसा पापा ने बताया था। थोड़ी देर बाद इन्हें नींद आ जाएगी, इसके लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। शहनाज ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद तनु की अम्मी हल्के भारी होने लगी, जिन्हें अब खुला रखना तनवीर की अम्मी के बस में नहीं था और वो गहरी नींद में सो गई। तनु और शहनाज अपने तय किए हुए कार्य पर लग गए। उन्होंने हवेली के सभी नौकरों को बुलाकर पूछताछ की। उनमें से ज़्यादातर का यही कहना था कि उस बेसमेंट में से कभी कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनमें से कुछ ने वहाँ तेज लाल रोशनी जलते हुए देखा है। सभी से पूछताछ करने के बाद तनु ने शहनाज की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब ये है कि इस हवेली में सही में कोई रूह है, लेकिन तेज लाल रोशनी का क्या मतलब है? अच्छा शहनाज, तुम्हें पता है इस हवेली को कब खरीदा गया था? इससे पहले इसमें कौन रहता था? इस सब बातों का पता चलना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। शहनाज ने कुर्सी से उठकर तनु के इर्द गिर्द चलते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते हुए कहा, यहाँ तक मेरी जानकारी है तुम्हारे अब्बू ने इस हवेली को गुजरने से 5 साल पहले ही लिया था। उन्होंने इस हवेली को अपने पुरातत्व विभाग के दोस्त और सहकर्मचारी डॉक्टर जाकिर से खरीदा था। उन्हें लंदन की यूनिवर्सिटी से बुलावा आ गया था और उन्होंने जाने से पहले ये हवेली तुम्हारे अब्बू को बेच दी। शहनाज ने बोलना जारी रखा। तुम्हारे अब्बू के गुजरने के बाद घर का खर्च, हवेली के रख रखाव में दिक्कत आने लगी थी, इसलिए मुनीम जी ने और बाकी के जिम्मेदार सदस्यों ने ही लखनऊ की हवेली बेचने का फैसला किया था। फिर भी खर्च चल ही रहा है, कई जगह खेती से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। तुम्हारे अब्बू और डॉक्टर जाकिर इस हवेली में अपने प्रयोग की कुछ वस्तुएं भी रखते थे, मैंने ऐसा सुना है। तनु काफ़ी गंभीरता से इस बड़ी हवेली के ख्यालों में खो गया। तनु अपने ख्यालों में से ये सोचता रहा, आखिर इस तहखाने में ऐसा क्या होगा जिसे सभी हवेली के नौकर डरे हुए हैं? क्यों ना तहखाने को एक बार खोल कर देखा जाए। मैं कल ही इस तहखाने को खोलता हूँ, तनु ने मन ही मन सोचा। दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। कहानी जारी रहेगी। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्द ही इस कहानी का दूसरा भाग अपलोड करेंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी सच्ची कहानी है तो आप हमें अपनी कहानी मुझे फेसबुक पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर लाइव करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।